जी तो प्लीज। सबसे पहले शुरू करते हैं कलकत्ता की घटना से। कलकत्ता में जो हुआ वो एक अपराध की घटना है, और मैं कहूंगा कि एक सामान्य अपराध की घटना है जिसे अंजाम एक पुलिस वाले ने दिया है। वो पुलिस का आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और 12 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई इशू था। अगर ये सूचना दी गई कि आत्महत्या कर ली है उसने, तो ये बिल्कुल सूचना देने वाले के विवेक पे निर्भर करता है कि वो क्या कैसे बताएगा। उसको तो पता ही था कि मृत्यु हो गई है, और किसी की मृत्यु की सूचना उसके घर परिवार वाले को कैसे दी जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, और कोई भी उसको सामान्य ढंग से सामान्य मन स्थिति में नहीं कन्वे कर सकता है। और इसमें बहुत मैटर करेगा कि सामने वाला उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसलिए मुझे ये जरा भी अजीब नहीं लगा कि ये कहा गया था कि आत्महत्या कर लिए। फिर भी इशू था तो हो, वो अलग बात है। इसके बाद जो बातें उसमें जोड़ी गई कि बहुत ही बर्बर था, ये 150 ग्राम वीर मिला से लेकर के उसके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ वगैरह वगैरह, और हत्या में ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। प्रिंसिपल के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। परिवार वाले आए तो उनको 1.5 घंटे बिठाया गया। ये सब समय की जरूरत हो सकती है, मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक है या सामान्य है, लेकिन अगर किसी की हत्या हो गई है, बॉडी को वहां से हटाना है, तो उसके पहले नियम है कि रिकॉर्डिंग होगी, देखा जाएगा, सब कुछ जांच की जाए, उसमें समय लगता है, और कोई भी नहीं कहेगा कि जाओ अब डेड बॉडी देख लो। तो मुझे लगता है कि अगर उनको बिठाया गया तो वो सामान्य जरूरत भी हो सकती है। ठीक है, लोगों को परिणाम के लिए इंतजार करना चाहिए था, या आरोप लगाने के लिए भी इंतजार करना चाहिए था। पहले ही दिन से आरोप लगा शुरू हो गया, पहले ही दिन से। और महुआ मोइत्रा आप जवाब दीजिए, ममता बनर्जी आप जवाब दीजिए, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस अपना काम कर रही थी, और उसने 12 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त को पकड़ लिया था। हत्या एक सेमिनार रूम में हुआ, जिसके प्रवेश द्वार पे सीसीटीवी लगा हुआ था, और सीसीटीवी से जाने और बाहर निकलने वाले को रिकॉर्ड किया गया। वो एक आदमी था, उसको पकड़ लिया गया। उसका ये फॉरेंसिक जांच से नाखून और इसकी पुष्टि हो चुकी थी। ब्लूटूथ मिला था उसका बरामद, जो इसके टेलीफोन से ये था, पेयर्ड था। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि पुलिस की जांच में कोई कमी रह गई थी, या पुलिस की जांच में कोई ढिलाई थी। होगी, मैं टेक्निकली मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जो अखबारों में खबर छपी, मुझे लग रहा है कि और मामलों में जो जांच होती है उसके मुकाबले ये जांच बहुत अलग था। आपने भी कहा कि निर्भया के बाद क्या हुआ। निर्भया में 5 आरोपी थे, वही 5 आरोपी अभी देहरादून में हैं, और इस बार ये खास बात है कि वो 5 में से 3 सरकारी कर्मचारी हैं, और अभी तक किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। लेकिन कलकत्ता में ऐसा नहीं था। कलकत्ता का समाज अपने आप जागरूक था, उसने आवाज उठाई। उसमें तृणमूल के भी लोग थे, विपक्ष के तो थे ही। और जब ममता बनर्जी ने टाइमलाइन दिया था कि संडे तक अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी, उसके बावजूद हाई कोर्ट ने तीसरे, चौथे या 5वें ही दिन सीबीआई को सौंप दिया। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए सौंपा कि वहां की सोसाइटी अपने आप इस मामले में बहुत एक्टिव है, और उसने ऐसी भूमिका निभाई कि लोग पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, और सीबीआई को दे दिया गया। जब जांच सीबीआई को दे दी गई, तो ममता बनर्जी ने अगर रैली में भाग लेकर के कहा कि सीबीआई संडे को जांच पूरी करे और संडे को फांसी दे दे हत्यारे को, तो गलत क्या किया, और क्यों नहीं करना चाहिए था उनको। और सीबीआई से क्या एक्सपेक्टेड था? अगर पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं थी, तो सीबीआई से तो यही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए ना कि वो जांच को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को कहा है कि ऐसे मामलों में अपराधियों को जो सजा दी जाए वो प्रचारित की जाए। तो यहाँ सजा देने से पहले प्रचारित हो रहा था कि अपराध ऐसे ऐसे हुआ। अपराध भी क्या हुआ ये पता नहीं, उसका सबूत नहीं, और प्रचार करने लगे। पूरे का मकसद निश्चित रूप से ममता बनर्जी को बदनाम करना था, जो नहीं हो पाया। और वो इसलिए नहीं हो पाया कि वहां का समाज हमारे समाज से बिल्कुल अलग है। और हम देख रहे हैं कि हिंदी पट्टी में अगर ऐसे ही अपराध होते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, और वहां क्या है। कलकत्ता में 12 बजे रात को लोगों ने प्रदर्शन किया, और उसकी रिपोर्टिंग जो हुई, दोनों हिंदी के अखबार में किसी हत्याकांड पे देख लीजिए, आज देहरादून की हत्या की खबर दिल्ली के अखबारों में पहले पेज पे नहीं है।
दिल्ली के बहुत सारे अखबारों में देहरादून की हत्या की, सॉरी, बलात्कार की खबर पहले पन्ने पे नहीं है। तो उस हिसाब से वहां का समाज और यहाँ का समाज बहुत अलग है। भाजपा ने वही कोशिश की जो यहाँ करती रही है, और कलकत्ता में वो मुंह की खाई। मुझे ऐसा लगता है कि वहां उसकी बुरी तरह पोल खुल गई कि उसने क्या क्या किया। और आप जानते हैं कि सब कौन, आपने लोकेट चटर्जी का नाम लिया, और भी बीजेपी के कौन लोग थे उसमें। खास बात यह है कि विरोधियों में तृणमूल के भी लोग थे, और तृणमूल को प्रदर्शन करने दिया गया। डेमोक्रेसी में जरूरी है, जायज है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस को पता नहीं चला। पुलिस को कहां पता चलता है, कब पता चलता है? या पिछले 10 साल में तो ये हुआ है कि पुलिस बुलडोजरी चला देती है, लाठी चला देती है, लोगों को गोली चला देती है, या किसानों को जैसे रोका गया। या वहां भी वैसे ही रोक दिया जाना चाहिए था, या रोक दिया जाता तो वो ठीक होता। तो मुझे लगता है कि जो वहां हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। जो आदर्श स्थितियों में होता वही हुआ। मैं नहीं कह रहा कि पुलिस की जांच बिल्कुल सफिशिएंट था, उससे उससे ज्यादा या उससे बेहतर नहीं हो सकता था, लेकिन जो हुआ वो कम नहीं था, और इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद ये सारा हंगामा किया गया, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को या तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। उसमें ये इंक्लूडेड है कि जब पता चला कि तृणमूल के सांसद ने भी आरोप लगाया, तो ये कहा जाने लगा कि ममता बनर्जी की पुलिस तृणमूल के सांसद से भी पूछताछ कर रही है। अरे क्यों छोड़ दे? और छोड़ देती है। यही तो हम विरोध करते हैं, इसी का तो विरोध करते हैं कि बीजेपी के अपराधी होते हैं तो सरकार काम नहीं करती है। वहां कर रही है तो हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। तो हमने राजनीति का जो रूप रंग बनाया है उसमें ये बुरी तरह फंस गए, और बुरी तरह दिख गया, पूरी तरह दिख गया कि बीजेपी क्या कर रही थी और ये सब क्या हुआ। अब दूसरा इस पे आता हूं कि राहुल गांधी की राजनीति। राहुल गांधी की राजनीति में आपने सुना होगा कि ड्राइवर ने कहा कि उसने आईटीआई की पढ़ाई की हुई है और उसको आईटीआई का काम नहीं मिला। और हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी योजना बनाई है, उसमें सारे काफी बजट है और ये सब है कि कॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट के काम करेगा। तो ये बता रहा है कि तो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेके उसको नौकरी नहीं मिली, और उसने काम कुछ और सीखा था और उसको गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो बिना सोचे आपने सिर्फ प्रचार के लिए स्किल डेवलपमेंट के नाम पर प्रचार तो कर दिया, लेकिन वो खपेगा कहाँ, उसकी जरूरत कहाँ है भी कि नहीं, ये नहीं सोचा गया है। तो राहुल गांधी ने अपनी इस टैक्सी वाले से बातचीत में ये भी सार्वजनिक कर दिया कि जो हम योजना बना रहे हैं या जिस पे काम कर रहे हैं उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ प्रचार होने वाला है। और मैं जानता हूं, चूंकि मैं जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय का लड़का हूं, मैंने देखा है कि 70 के दशक में इस तरह की ट्रेनिंग हो रही थी और तब से हो रही है। और कंपनी को जितने ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जितने लोगों की जरूरत होती है, उतने को वो ट्रेनिंग दे रही है शुरू से। अब आप उससे कहेंगे कि 500 आदमी को और दे दो, तो वो ट्रेनिंग तो दे देगा, लेकिन वो खपेंगे कहाँ, उनको काम कहाँ मिलेगा, इसके बारे में सोचा ही नहीं गया है। वो राहुल गांधी कर रहे हैं कि संबद्ध लोगों से बात करके और फिर योजना बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा अंतर है कि एक तो आप अपने अपने मन का कर दिया, या प्रचार के लिए आपको जो ठीक लगा वो कर दिया, और ये कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए या क्या होना चाहिए, और वो बता रहा है और उसके हिसाब से काम होगा। तो राहुल गांधी की राजनीति इतनी अलग है। राहुल गांधी की राजनीति हम लोगों को स्लो लग रही है क्योंकि राहुल गांधी को जल्दी नहीं है। अगर राहुल गांधी को जल्दी होती तो वो और जल्दी और बढ़िया से काम, बढ़िया से नहीं, मैं उसको कहना चाहिए कि तेजी से हड़बड़ी में काम करते, बोलिए हड़बड़ी में काम करते तो शायद वो दिखाई देता और इनको विरोध करने का मौका मिलता। तो राहुल यहाँ हड़बड़ा विरोध नहीं करने रहे। का भी मौका नहीं मिल रहा है, और बहुत प्लानिंग से, बहुत बढ़िया से ये काम कर रहे हैं, और रोज धीरे धीरे कुतर रहे हैं, और ऐसा कुतर रहे हैं कि वो रिपेयर नहीं होगा। बीजेपी की राजनीति को ऐसा कुतर रहे हैं कि वो रिपेयर नहीं हो सकता है, और फिर वो उनके लिए वापस सत्ता में आने के लिए फिर वैसा ही कोई नरेंद्र मोदी होगा 50 साल बाद, जो झूठ और चाय बेचने वाला होगा। तो शायद फिर बीजेपी सत्ता में आएगी, वरना इस बार जाएगी तो फिर उसको पैर पे खड़े होने के लिए उसके पैर शायद रिपेयरेबल ना हो। इस ढंग से राहुल गांधी को उतर रहे हैं। मैं उसको, राहुल गांधी की राजनीति को ऐसे देख रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने ये टैक्सी नॉर्मल कोर्स में बुक कराई, दिखाने के लिए वो किसी उबर वाले को किसी से बुलवा सकते थे, लेकिन आपने सुना होगा बातचीत में उसने कहा कि 4 घंटे की बुकिंग थी 800 रुपए की।
और उसमें ये पहले से तय होगा कि उसके घर से उसके परिवार वालों को लिया जाएगा या बीच में जाकर के उसके परिवार वालों को लिया होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल ढंग से, सामान्य ढंग से काम करके वो चीजों को समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी बीजेपी है कि खूब जो भी अब सजा हो उसको प्रचारित करो, और सजा हो ही नहीं, ब्रिजभूषण सिंह सब बने रहे। तो दोनों कैसे हो सकता है? और वो यहाँ दिखा रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आ रहा है। या रिजल्ट कैसे आएगा, हम सोच समझ के काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति बहुत अच्छी है, और संयोग से उनके पास टाइम है, और संयोग से उनके पास धैर्य है। ये दोनों मिलाकर वो भारत के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ बीजेपी वाले लोग जो कर रहे हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और मैं नहीं मानता कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है। और जिस ढंग से लोगों ने ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, सब लोगों ने, पूरे मीडिया और तमाम निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकार या मोदी विरोधी लोग भी जिस ढंग से ममता बनर्जी पे टूट पड़े, मुझे नहीं लगता है कि वो बिना समझे होगा और प्लान्ड नहीं था। मुझे लगता है कि वो प्लान था कि ममता बनर्जी को भी डैमेज करना है।